एक अकेली लड़की जो एक साइको किलर के चंगुल में फंस जाती है। आइए जानते हैं, क्या वो इस लड़ाई में जीत पाई या हार गई। कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसका नाम जेसिका है। हाल ही में उसके पति की मौत हो चुकी है, जिससे वो अब विधवा हो गई है। जेसिका को एक कार्गो ट्रेलर में अपना सामान रखते हुए दिखाया जाता है। वो एक रोड ट्रिप पर निकलने की तैयारी कर रही होती है। जब उसकी तैयारी पूरी हो जाती है तो वो अपने मोबाइल पर मैप खोलती है। मैप से पता चलता है कि वो 4 दिन की ट्रिप पर शहर से बाहर जा रही है। इस ट्रिप का मकसद है कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। शहर से बाहर का उसका ये सफ़र ठीक ठाक चल रहा होता है। वो कुछ देर ड्राइव का मज़ा लेती है और एक हाईवे पर पहुंचती है जो जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। कुछ वक्त बाद वो एक सुनसान सड़क पर चल रही होती है। वहाँ उसे एक काली रंग की गाड़ी दिखती है जो बहुत धीरे चल रही होती है और अजीब तरह से व्यवहार कर रही होती है। जैसे ही जेसिका उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है, वो गाड़ी अचानक तेज हो जाती है। जेसिका ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना चाहती, इसलिए सोचती है कि अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर दूसरी लेन से निकल जाए। लेकिन वो काली गाड़ी भी उसी रफ्तार में चलने लगती है ताकि जेसिका वापस अपनी लेन में न आ सके। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब सामने से एक बड़ा ट्रक आता हुआ दिखता है, लेकिन वो काली गाड़ी फिर भी धीमी नहीं होती। जेसिका किस्मत से ट्रक से टकराने से कुछ पल पहले उस गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो काली गाड़ी फिर से तेज होकर जेसिका के पास पहुंच जाती है और हॉर्न बजाने लगती है। फिर दोनों गाड़ियां एक चौराहे पर अलग हो जाती हैं। जेसिका रुककर गहरी सांस लेती है ताकि दिल की धड़कन थोड़ी नॉर्मल हो सके। शाम के वक्त जेसिका एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में गैस डलवा रही होती है और अपने पापा से फ़ोन पर बात कर रही होती है। बातों से पता चलता है कि उसकी अपनी माँ से कुछ खास बनती नहीं है। उसके पापा ने उससे कहा था कि माँ से बात करके रिश्ता सुधारने की कोशिश करे। इसी दौरान जेसिका की नज़र फिर से उसी काली गाड़ी पर पड़ती है जो पहले भी उसका पीछा कर रही थी। वो गाड़ी अब पेट्रोल पंप पे आकर रुक जाती है। जेसिका डर जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जेसिका तय करती है कि अब थोड़ा आराम कर ले और शहर के एक छोटे होटल में रात बिताए। जब वो होटल में होती है तभी उसकी माँ की कॉल आती है, लेकिन जेसिका उस कॉल को रिसीव नहीं करती। सोने से पहले वो अपनी और अपने गुजरे हुए पति की कुछ तस्वीरें देखती है और उन प्यारे पलों को याद करती है जो उन्होंने साथ में बिताए थे। गुस्से और दुख के बीच वो कुछ आंसू बहा देती है और फिर सोने का फैसला करती है। सुबह जब वो निकलने वाली होती है तो एक जाना पहचाना सा अजनबी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है। जेसिका थोड़ा हैरान होती है जब वो अजनबी खुद को वही इंसान बताता है जो काली गाड़ी चला रहा था। वो शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है और बताता है कि ड्राइव करते समय वो मोबाइल पर मैसेज देख रहा था, जिस वजह से जो हुआ उसे समझ नहीं पाया। फिर वो जेसिका से और सवाल पूछने लगता है, जैसे क्या वो यहीं आसपास रहती है और कहाँ जा रही है। जेसिका को ये सब अजीब लगता है। वो जल्दी से बात ख़त्म करती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद वो शहर को पार कर देती है। अब वो जंगलों के बीच बने हाईवे पर गाड़ी चला रही होती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो फिर से उसी काली गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा हुआ देखती है और वही अजनबी भी बीच में खड़ा होता है, जैसे उसे रास्ता नहीं मिल रहा हो। जेसिका सतर्क हो जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी लॉक कर देती है। वो खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे करके उसे अपनी बात कहने का मौका देती है। वो कहता है कि उसकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया है। वो जेसिका से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पास के पेट्रोल पंप तक छोड़ दे। जेसिका को अपनी सुरक्षा की चिंता होती है तो वो सलाह देती है कि वो खुद पेट्रोल पंप जाकर किसी मैकेनिक को भेज सकती है, लेकिन वो अजनबी मना कर देता है और जिद करता है कि जेसिका ही उसे मदद दे। इस पर जेसिका को शक हो जाता है और वो तुरंत गाड़ी तेज कर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो अगला स्टॉप रात को देर से एक और पेट्रोल पंप पर करती है। आराम करते हुए जेसिका आखिरकार अपनी माँ की कॉल रिसीव कर लेती है। उसकी माँ नाराज़ लगती है क्योंकि जेसिका बिना बताए शहर छोड़ आई थी, लेकिन अब जेसिका ने सोच लिया है कि उसे क्या करना है।
वो कहती है कि ये सब वो अपने पति से आगे बढ़ने के लिए कर रही है। उसी वक्त उसे हैरानी होती है जब वो फिर से वही काली गाड़ी देखती है। वो गाड़ी पार्किंग में रुकती है और रेस्ट एरिया में घुसती है। जेसिका डर जाती है और जल्दी से वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। अब उसे यकीन हो गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वही अजनबी उसकी खिड़की के पास आता है, जैसा उसने सोचा था। पर इससे पहले कि वो कुछ कहे, जेसिका गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है, एक सफ़ेद वैन आकर उसका रास्ता रोक लेती है। अब वही अजनबी फिर उसके पास पहुंचता है। वो कहता है कि वो बस टॉयलेट यूज़ करने आया है और जेसिका बेवजह घबरा रही है। जेसिका उसकी बात को नज़रअंदाज करती है। जैसे ही वैन रास्ते से हटती है, जेसिका तेज़ी से निकल जाती है। अब वो गाड़ी तेज़ चलाने लगती है क्योंकि उसे रियर व्यू मिरर में वही काली गाड़ी दिखती है। अब जेसिका तय करती है कि वो 911 पर कॉल करेगी। वो बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब ऑपरेटर उससे उसकी लोकेशन पूछता है तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे सही से पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है। उसका डर और बढ़ जाता है जब वो गाड़ी और पास आती है। फिर अचानक वो काली गाड़ी उसके सामने से निकलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। तब समझ आता है कि वो गाड़ी शायद उस अजनबी की नहीं थी। जेसिका 911 को बताती है कि अब सब ठीक है और कॉल बंद कर देती है। अब उसे थोड़ा चैन मिलता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का कंट्रोल छूट जाता है। गाड़ी सड़क किनारे जाकर रुक जाती है। जब जेसिका बाहर आके देखती है तो पता चलता है कि उसका एक टायर फट गया है। उसी समय वही काली गाड़ी फिर से उसके पास आती दिखती है। अब जेसिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जल्दी से अपना ट्रेलर गाड़ी से अलग करती है और गाड़ी में बैठने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब वो अजनबी सोचता है कि अब और नाटक नहीं चलेगा। वो उसकी खिड़की तोड़ देता है। जेसिका कुछ देर उससे लड़ती है, पर वो आदमी ताकत में भारी होता है। वो उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे जेसिका बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब जेसिका को होश आता है तो वो एक अनजान कमरे में होती है। कमरे की खिड़कियों पर लोहे की जालियां होती हैं। बाहर कांटेदार बाड़ और सुनसान इलाका दिखता है। वो बंद दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे वो मदद ले सके। उसे अचानक बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ उसी रहस्यमय आदमी की होती है जो उसे पहले दिखा था। वो शख्स बस चुपचाप उसकी ओर देखता है। जब वो उससे खुद को छोड़ देने की विनती करती है तो वो उसे चुप रहने को कहता है। रात में वो दोबारा आता है और अपनी टॉर्च की रोशनी में उसके कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे के अंधेरे में वो धीरे धीरे उसके पास आता है और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए खड़ा हो जाता है। वो लड़की फिर से उससे दया की अपील करती है और कहती है कि वो पैसे देकर खुद को आज़ाद कराना चाहती है, मगर वो आदमी हिलता भी नहीं और कहता है कि ऐसा बोलने वाली वो पहली लड़की नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक खतरनाक इंसान है। वो फिर उससे कपड़े उतारने को कहता है। लड़की उसे चकमा देने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने की कोशिश करती है, वो आदमी झट से सामने आकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। फिर वो उसे घसीटते हुए कमरे के बीचों बीच ले आता है और घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को छूता है। इसके बाद वो उसका टैबलेट निकालता है जिसमें उसके पति के साथ की पुरानी यादें रिकॉर्ड होती हैं। फिर उसकी गले की चैन में लटकी अंगूठी को देखता है और पूछता है कि क्या उसका पति अब भी उसके साथ है। वो पहले थोड़ी झिझकती है, मगर फिर बताती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो शख्स इससे संतुष्ट नहीं होता। वो उससे ज़बरन कहलवाता है कि उसके पति ने खुद को ख़त्म कर लिया था और सबसे पहले उसी ने अपने पति की लाश देखी थी। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो फौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाज़ा बंद होता है। वो की होल से झांक कर देखती है तो उसे पता चलता है कि चाबी दूसरी ओर फंसी है। फिर वो कमरे में इधर उधर कुछ तलाशती है। एक लकड़ी में फंसी कील नजर आती है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है। इसके बाद अपनी जैकेट को सीधा करती है और दरवाजे के नीचे से बाहर की ओर डालती है। फिर कील की मदद से चाबी को धीरे धीरे धकेलती है। जब चाबी नीचे गिरती है तो वो उसे खींचकर अंदर ले आती है।
इसके बाद वो दरवाज़ा खोलने में सफल होती है और धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसी वक्त वो खतरनाक आदमी बाहर से लौट आता है, जिसे देखकर लड़की फौरन अलमारी में छुप जाती है। जब वो आदमी कमरे में आता है तो वो सांस रोककर उसे देखती है और कोशिश करती है कि कोई आवाज़ न करे। इस दौरान वो आदमी फ़ोन उठाता है। उधर से आवाज़ आती है उसकी बेटी की। वो बेटी से प्यार से बात करता है और कहता है कि उसकी ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुई, वो जल्दी ही घर वापस लौटेगा। इसके बाद वो फ़ोन रखता है और नीचे तहखाने की ओर बढ़ जाता है। जेसिका ये मौका देखकर तेज़ी से बाहर भागती है और जितनी जल्दी हो सके जंगल की तरफ भागने लगती है। एक सीरियल किलर उसका पीछा करने लगता है। जब उसे ये पता चलता है कि जेसिका अब वहाँ से भाग चुकी है। दूसरी ओर जेसिका लगातार दौड़ रही होती है, लेकिन अचानक गिर जाती है। उसके पैर में एक छोटी सी डाली चुभ जाती है, जिसे वो दर्द सहते हुए निकालती है। जब वो उस डाली को निकाल रही होती है, तभी उसकी हल्की सी चीख सीरियल किलर सुन लेता है। इसके बावजूद वो नहीं रुकती और पैर में चोट होने के बावजूद आगे बढ़ती रहती है। जब उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो सामने बहती नदी में कूदने का फैसला करती है, क्योंकि अब सीरियल किलर उसके बहुत ही करीब पहुंच गया होता है। उसे ये भी पता होता है कि वो डूब सकती है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि नदी में कूदकर बहाव के साथ जंगल के दूसरे हिस्से में चली जाएगी। आखिरकार वो नदी से बाहर सुरक्षित निकल आती है। नदी का बहाव उसे किनारे तक ले आता है तो वो फिर से जंगल की ओर चलना शुरू करती है। वो एक लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलती है, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर वो तुरंत छुप जाती है और रुककर इंतज़ार करती है। कुछ देर बाद वो एक आदमी पर लकड़ी से हमला कर देती है, लेकिन पता चलता है कि वो तो बस एक बूढ़ा शिकारी है जो अचानक हमले से घबरा जाता है। जेसिका उससे माफ़ी मांगती है और उससे मदद की गुजारिश करती है। वो बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो उससे उसका मोबाइल मांगती है, लेकिन बदकिस्मती से शिकारी का मोबाइल टूट चुका होता है, क्योंकि गलती से जेसिका ने उसी पर वार किया था। शिकारी को जेसिका पर दया आ जाती है और वो उसे अपनी गाड़ी तक ले आता है। वो अपनी बीवी के पुराने जूते भी जेसिका को दे देता है। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में शिकारी उसे अपना सैंडविच खाने देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ मिलता है जो उनका रास्ता बंद कर देता है। ये देखकर जेसिका डर जाती है और पेड़ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पेड़ बहुत भारी होता है। उसी वक्त सीरियल किलर वहाँ आता दिखता है। शिकारी जेसिका को ढांढस बंधाता है और कहता है कि वो घबराए नहीं। सीरियल किलर शिकारी से कहता है कि जेसिका उसकी बहन है जो घर से भाग गई है और उसे मानसिक परेशानी है। शिकारी थोड़ी उलझन में पड़ जाता है और उसे सच मानने लगता है। वो जेसिका को उसके साथ जाने देता है, लेकिन जब सीरियल किलर ज़बरदस्ती करने लगता है तो शिकारी को शक हो जाता है। वो तुरंत बंदूक उठाकर उसे धमकाता है, जिससे सीरियल किलर जेसिका को छोड़ देता है। जेसिका तुरंत जंगल की तरफ भाग जाती है, जबकि शिकारी उससे उसका फ़ोन मांगता है ताकि पुलिस से सच्चाई साबित कर सके। लेकिन सीरियल किलर उस बूढ़े शिकारी को बेरहमी से मारता है और उसकी बंदूक से गोली मार देता है। इस बीच जेसिका जंगल में गहराई तक दौड़ जाती है। अब सीरियल किलर बंदूक लेकर उसे ढूंढता फिर रहा है। धीरे धीरे रात हो जाती है और जेसिका एक बड़ी सी चट्टान के नीचे बारिश में छुप जाती है। वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकती है, लेकिन उसकी बदनसीबी ये होती है कि सीरियल किलर बिल्कुल उसी के पास मौजूद होता है। वो अपनी टॉर्च की रोशनी से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। जब जेसिका को लगता है कि अब खतरा टल गया है तो वो चलने लगती है, मगर तब उसे पता चलता है कि वो कातिल अभी भी वहीं है। वो अचानक उसके हाथ पर गोली चला देता है। फिर भी जेसिका जैसे तैसे वहाँ से बचकर निकलती है और दोबारा किसी झाड़ी के पीछे छिप जाती है। उधर कातिल फिर से उसे ढूंढने लगता है। वो अब बात करके उसे डराने की कोशिश करता है। कहता है कि इस चोट के साथ उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अगर वो बाहर नहीं निकली तो खून बहने से उसकी जान जा सकती है। वो सलाह देता है कि वो बाहर आए और आमने सामने लड़ ले, क्योंकि अभी उसमें लड़ने की ताकत बाकी है।
फिर उसे और डराने के लिए वो अपनी राइफल नीचे रख देता है और कहता है कि 1 मिनट के लिए उसे आज़ादी है। अगर वो चाहती है तो राइफल उठाकर मुकाबला कर सकती है। वो उसे और भी उकसाता है, यहाँ तक कि उसके मरे हुए पति की बात करता है। कहता है कि उसका पति भी डरपोक था ताकि जेसिका को गुस्सा दिला सके। वो इंतज़ार करता है कि जेसिका बाहर निकले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो चिढ़ जाता है। गुस्से में आकर चिल्लाता है कि अब वो खुद उसे पकड़ने आ रहा है, मगर जेसिका राइफल की तरफ नहीं बढ़ती बल्कि शांत रहकर इंतज़ार करती है जब तक कि वो राइफल उठाकर वहाँ से ना चला जाए। इसके बाद जेसिका बाहर आती है और थोड़ा आगे चलती है। थोड़ी देर चलने के बाद थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ वो सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो अभी भी जंगल के बीच है। फिर वो खुद को मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है। उसे किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है कि ये उसी कातिल की गाड़ी है। वो उस मरे हुए शिकारी की लाश को निकालकर एक गड्ढे में डालकर दफन करने की कोशिश करता है। जब वो लाश को मिट्टी में दबा रहा होता है तभी जेसिका धीरे से उसकी गाड़ी तक पहुंचती है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। गाड़ी लॉक नहीं होती तो वो अंदर बैठ जाती है और मदद के लिए कुछ खोजने लगती है। उसे वहीं उसका फ़ोन मिल जाता है। इसी बीच वो कातिल लाश को मिट्टी में दबा देता है। जेसिका जल्दी से गाड़ी के पीछे छिप जाती है। कातिल वापस आकर गाड़ी चलाने लगता है। जेसिका को एक टायर खोलने वाला रिंच मिलता है। वो उसे हथियार की तरह रख लेती है और 911 पर कॉल करती है, मगर वो ज़ोर से बात नहीं कर पाती, इसलिए कुछ साफ साफ नहीं कह पाती। तभी कातिल को लगता है कि उसका फ़ोन गायब है। वो इधर उधर देखने लगता है। फ़ोन नहीं मिलने पर गाड़ी रोक देता है और ढूंढने लगता है। जेसिका को लगता है कि अब वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो अचानक सामने आती है और टायर रेंज से उस पर वार कर देती है। कातिल पागलों की तरह गाड़ी चलाता है और बार बार उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका उसके हाथ पर वार करती है जिससे उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। इसके बाद जेसिका टायर खोलने वाले रॉड से उसके गले पर वार करती है। फिर वो उसका चाकू उठाकर उसकी कलाई में घुसेड़ देती है, जिससे वो कार का स्टीयरिंग ठीक से नहीं संभाल पाता और फिर दोनों एक भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं। टक्कर के बाद जेसिका मलबे से बाहर निकलती है और अपनी धुंधली आंखों से एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखती है। उसे देखकर उसमें फिर से उम्मीद जागती है और वो पूरी ताकत लगाकर खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे चलने लगती है। आखिरकार वो एक खुली जगह पर पहुंचती है। दूसरी तरफ जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर अभी भी जिंदा है। जेसिका के पास अभी भी उसका फ़ोन होता है और वो सोचती है कि उस आदमी की बीवी को कॉल करे ताकि उसे बता सके कि उसका पति किसी काम के सिलसिले में बाहर नहीं गया है, बल्कि वो एक सीरियल किलर है। जब जेसिका को वो किलर अपनी तरफ आता दिखता है तो वो फ़ोन को स्पीकर पर लगा देती है ताकि किलर खुद सुन सके कि उसकी बीवी को सब पता चल चुका है। फिर जेसिका फ़ोन पर अपना पूरा नाम बताती है और कहती है कि अगर आज उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत के लिए उसका पति ही जिम्मेदार होगा। ये सुनकर किलर को बहुत गुस्सा आ जाता है। जब जेसिका उसकी तरफ फ़ोन फेंकती है तो वो तुरंत कॉल काट देता है। अब उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखती है और जब दोनों के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा तो वे एक जानलेवा लड़ाई शुरू कर देते हैं। किलर इस बार भी चाकू से वार करता है, लेकिन जेसिका के पास टायर खोलने वाला रॉड होता है जिससे वो मुकाबला करती है। जेसिका कई ज़ोरदार वार करने में कामयाब हो जाती है और आखिर में उसके बाजू पर लगे पुराने घाव को और गहरा कर देती है। वो चाकू को उसके पेट में गहराई तक घुसेड़ देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और कुछ कर पाने की हालत में नहीं रहता। जब उसे लगता है कि अब उसके अंदर कोई ताकत नहीं बची है तो वो थक कर और दर्द से टूटकर ज़मीन पर गिर जाती है। जेसिका की आंखों में थोड़ा सुकून दिखता है जब वो उस सीरियल किलर को मरता हुआ देखती है। आखिरकार एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है और उसे लेने के लिए नीचे आता है। तो ये थी जेसिका की कहानी जिसने मौत से लड़कर अपनी ज़िंदगी वापस पाई। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतज़ार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।